हल्द्वानी उत्तराखंड, जहां पर तकरीबन 4,500 मकान मुसलमानों के गिराने का फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया है। अब बात यह उठती है कि हल्द्वानी में जो मकान है, एक दो नहीं 4,500 मकान है, और तकरीबन ये 4,500 पूरे के पूरे मकान जो हैं ये सिर्फ मुसलमानों के मकान है वहां पर। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये लोग क्या अचानक ही आकर वहां बस गए थे? ये जो बस्ती है हल्द्वानी में बनभुलपुरा, ये इलाका है जहां पर 4,500 मकान है। तकरीबन 70 साल से यह बस्ती बसी हुई है। 1971 में यहां पर सीवर लाइन भी डाली गई थी, यानी कि सरकार की तरफ से सब कुछ वहां पर पहले से चल रहा था। लाइट भी वहां के घरों में थी। 1971 में वहां पर सीवर लाइन डाली गई थी। अचानक ये हुआ कि रेलवे की तरफ से एक अर्जी दी गई और कहा गया कि ये जो 27 एकड़ या 29 एकड़ जो जमीन है वो रेलवे की जमीन है और रेलवे को यहां से अपने ब्रिज निकालने हैं, पिल्लर बनाने हैं, इस वजह से ये जमीन खाली कराई जाए। उत्तराखंड हाईकोर्ट में, नैनीताल हाईकोर्ट में इसको लेकर अर्जी दी गई। नैनीताल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस बस्ती पर बुलडोजर घुमा दिया जाए, फिरा दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो बयान याद है आपको? महापुरुष ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था हर गरीब को 2022 तक पक्के मकान दिए जाएंगे। और मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। और कांग्रेस जैसा नहीं, घर यानी 4 दीवारें खड़ी कर दी। मोदी जब प्रधानमंत्री आवास योजना करता है तो पक्का घर, पक्की छत, घर में नल, नल में जल, गैस का कनेक्शन, बिजली, एलईडी बल्ब, शौचालय, ऐसा पक्का पूरा घर, ये मेरा सपना है। यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था तो एक उम्मीद जागी थी देश के लोगों को, गरीबों को, कि हां ये गरीबों की सरकार है, ये कुछ करेगी। 2022 निकल गया, 2023 आ गया। अब तक कितने गरीबों को मकान मिला ये किसी को नहीं पता। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप एक साथ 4,500 मकानों पर किस तरीके से बुलडोजर फिरा सकते हैं? क्या वो इस देश के इस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या वो कहीं बाहर से आए हुए लोग हैं? तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। संविधान जो अधिकार देता है रोटी, कपड़ा, ये तमाम चीजों का, तो ये इसका ध्यान कौन रखेगा? सरकार नहीं रखेगी तो होना तो ये चाहिए था कि सरकार को खुद इस मामले के अंदर पहले उन लोगों का रहने का इंतजाम करना चाहिए था, उसके बाद उन्हें वहां से हटाना चाहिए था। लेकिन मैंने बहुत पहले कार्यक्रम किया था जिसमें मैंने यह बताया था कि किस तरीके से वोट बैंक की राजनीति की जाती है मकानों को तोड़ने को लेकर। यह दिखाने की कोशिश की जा रही है 2014 के बाद से कि अतिक्रमण और सरकारी जमीनों पर कब्जा सिर्फ मुसलमान करते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि भारत के अंदर कम से कम 10,000 ऐसे मंदिर होंगे जो सरकारी जमीनों पर बने गए हैं, और कई ऐसे, माफ कीजिएगा, मंदिरों के अलावा कई ऐसी चीजें जो होगी जो इस तरीके से बनी गई है, इलीगल बनी गई है। लेकिन दिखाया यह जा रहा है कि सिर्फ मुसलमान अतिक्रमण करता है, सिर्फ मुसलमानों के मकान तोड़े जाते हैं। तो मैं यहां पर ये उन लोगों से भी कहना चाहूंगा कि भाई, आप बड़े खुश हो रहे हैं कि अब्दुल का मकान टूट रहा है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि आपका रिजर्वेशन किस तरीके से, आपका आरक्षण भी खत्म कर दिया जा रहा है। आपको अब्दुल का फोटो दिखाया जा रहा है और पीछे से आपको डंडा मारकर आपकी लाल की जा रही है, जिसका आपको अभी एहसास ही नहीं हो रहा है। तो ये जो होता है कि भाई, अगर आप बाहर से आकर बस गए हैं या ऐसा कुछ है तो समझ में आता है, आप कार्रवाई करें। इस देश के लोग हैं, वोट कर रहे हैं। 1970 से, माफ कीजिएगा, 70 साल पहले से वो बस्ती बसी हुई है। 1971 में वहां पर सीवर लाइन आई थी। अब कोर्ट ने आदेश दे दिया। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि इनके लिए आगे कौन आया? इलाके के जो कांग्रेस के विधायक हैं वो आगे आए,
उन्होंने कोर्ट के फैसले को, हाईकोर्ट के, नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अब देखना है सुप्रीम कोर्ट कब सुनवाई करता है, क्या होता है इस मामले में। लेकिन जो खास बात यह है, क्योंकि यह सिर्फ हल्द्वानी का मामला नहीं है, देश भर में जहां पर भी कांग्रेस का गढ़ यह कहा जाए या बीजेपी की विपक्षी पार्टियों का जो गढ़ है, उस गढ़ को इसी तरीके से निशाना बनाया जाएगा। क्योंकि मुसलमान वोटों को किस तरीके से बिखेर दिया जाए, जिस सीट पर बीजेपी बरसों से कब्जा नहीं कर सकती, वहां पर जो मुस्लिम वोट है, उस मुस्लिम वोटर्स को किस तरीके से वहां से खदेड़ दिया जाए, उठाकर फेंक दिया जाए, वो काम ये सरकार कर रही है। इसके लिए अखिलेश यादव ने कोई आवाज नहीं उठाया। तो वहां से उत्तर प्रदेश काफी करीब है, दूसरे कई नेता हैं जिनकी तरफ लोग देख रहे हैं, आवाज नहीं उठाया गया। आवाज उठाया तो असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया, आवाज उठाया तो हल्द्वानी के जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने आवाज उठाया। वो इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। और अगर कोई संस्था, क्योंकि यहां पर भी बात यही होती है ना कि नॉर्मली अगर आप देखें किसी का मकान टूटता है तो कई संस्थाएं आगे आ जाती है, लेकिन जब अब्दुल का मकान टूटेगा तो सिर्फ जमीयत उलमा हिंद या जमात इस्लामी आगे आएगी, दूसरे संगठन आगे नहीं आएंगे। क्योंकि देश की मानसिकता देश के लोगों की इस तरीके से बना दी गई है कि अगर आप हक के लिए, हक के किसी के अधिकार के लिए आवाज उठाएंगे तो आपकी दुकान बंद कर दी जाएगी। यह डर लोगों के जहन में है, यह डर लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया है और इसी डर की वजह से सब खामोश बैठे हुए हैं। मैं आज भी कहता हूं, कुछ लोग भले मेरा विरोध करें, मैंने बहुत पहले यह बात कही थी कि दिल्ली के अंदर शाहीन बाग पूरा बसा हुआ है, ओखला पूरा बसा हुआ है। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि मुसलमानों का पैसा सबसे ज्यादा अगर किसी ने बर्बाद किया तो वो मुस्लिम बिल्डरों ने बर्बाद किया है। इस तरीके से मुसलमानों के पैसों को फंसा दिया जाता है, उसके बाद वो बिल्डर दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं और ये मुसलमान सारे फंस जाते हैं। जैसा मैंने बताया दिल्ली में, इसी तरीके से गुजरात में, अहमदाबाद में सबसे बड़ी बस्ती है मुसलमानों की जुहापुरा, जहां पर सबसे ज्यादा एंक्रोचमेंट इस तरह की चीजें हैं। बरसों से वो लोग रह रहे हैं, मुसलमान बिल्डरों ने वहां पर भी मुसलमानों का पैसा फंसाया। तो ये जो लोग हैं जुहापुरा के, शाहीन बाग के, इसके अलावा बॉम्बे की कई ऐसी चालियां हैं, बस्तियां हैं, उन सब लोगों को बेदार हो जाना चाहिए कि अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, अगर आप कोर्ट के रास्ते से अपनी चीजों को लीगल नहीं करवाएंगे तो आपके बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। क्योंकि ये जो सरकार है ये आपके पेट पर लात मारकर दूसरे समुदाय का वोट लेना जानती है। यही सरकार का काम है कि अतिक्रमण आपका दिखाया जाएगा। आपने भले जुहापुरा पूरा आपने भले बसा दिया, वो सरकार को नजर आ जाएगा। छारा नगर पूरा हिंदू बस्ती, भले हिंदू इलाके पूरे बस गए हैं अतिक्रमण करके, वो इस सरकार को नजर नहीं आएंगे। अहमदाबाद का पुलिस कमिश्नर ऑफिस का पार्किंग भले ही वक्फ की जमीन पर बना दिया गया हो, वो इस सरकार को नजर नहीं आएगा। कई कब्रिस्तानों के अंदर बिल्डिंगें बना दी गई, पीछे हिंदू बिल्डरों को दे देकर बिल्डिंगें बना दी गई, कोई सरकार को यह नजर नहीं आएगा। और इसमें कुछ लोग निकम्मे तरह के वो लोग भी शामिल हैं जो कब्रिस्तानों की जमीन को, वक्फ की जमीनों को बेच देते हैं, उसके बाद भी वो बड़े बड़े पदों पर बने रहते हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये जो बिगाड़ है, इसका आखिरकार हल कैसे लाएंगे हम? क्योंकि हमें पता है जो हुक्मरान जो बैठा है वो बिल्कुल कह सकते हैं कि जालिम हुक्मरान है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि 4,500 जो मकान हैं उसमें अंधे, बहरे, लूले, लंगड़े, गरीब, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, हर तरह के लोग वहां पर होंगे। ये सरकार को वो नजर नहीं आएगा। एक झटके में उनको रोड पर लाकर क्या सरकार पटक देगी? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि पहले उन लोगों का रहने का कहीं इंतजाम किया जाए, उसके बाद में उनको वहां से हटाया जाए? क्या सिर्फ एक अर्जी दे दी, कह दिया रेलवे ने कि भाई यहां से हटा दिया जाए? भाई 2-4 मकान होते हैं, समझ में आता है। 4,500 मकान है वहां पर, इतने लोग हैं, कड़ाके की ठंड पड़ रही है वहां पर, आखिरकार कहां जाएंगे वो लोग? जमीयत उलमा हिंद के कुछ लोग आ गया, उन्होंने कहा कि हम आपका समर्थन करेंगे, हम आपको इस मामले में मदद करेंगे। कितनी मदद करेगा जमीयत उलमा हिंद? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? दूसरा, क्या सरकार को, मैं बार बार ये बात कहता हूं, क्या सरकार को सिर्फ अब्दुल का एंक्रोचमेंट नजर आता है, रमेश मुकेश का एंक्रोचमेंट सरकार को नजर नहीं आता? ये तमाम चीजों के बारे में हमें सोचना चाहिए। और दूसरा, जो एजुकेशन की कमी है, जो पढ़ाई की कमी है, वो हमें यहां पर भी इसमें नजर आती है। क्योंकि जब एक कोई मुसलमान जाता है मकान खरीदने के लिए तो उसको इतना नॉलेज नहीं होता कि मैं कौन सा मकान खरीद रहा हूं, क्या उसकी एनओसी है नहीं है, उसमें एनए है या नहीं है, क्या क्या चीजें हैं, क्या वो दस्तावेज उसके होंगे या नहीं होंगे, कोई कुछ समझता नहीं है। 100 रुपए के स्टैंप पेपर के ऊपर लोग 25-25 लाख रुपए के फ्लैट खरीद लेते हैं, उन्हें कुछ इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। हालांकि यह नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही खरीदते हैं, हिंदू भी खरीदते हैं, लेकिन वो नजर नहीं आएगा इस सरकार को, क्योंकि वो साफ कहते हैं हिंदू राष्ट्र है, हमें गर्व है, हम हिंदू हैं। वो साफ कहने वाले लोग हैं। जो ये संविधान पर हाथ लग के जो कसम खाते हैं
और कहते हैं कि हम सभी मजहब को एक समान देखेंगे, हम राजनीतिक शोषण इस तरीके से, ये शपथ के वक्त ये तमाम चीजें होती है। लेकिन शपथ लेने के बाद जब आप सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तब आप क्या कर रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। और हैरानी की बात यह है दोस्तों, 4,500 मकान जब टूटने की खबर आई, जब बड़े लेवल पर वहां पर कैंडल मार्च निकाला गया, हजारों लोगों ने कैंडल मार्च निकाला वहां पर इंसाफ के लिए, घर बचाने के लिए, अपना आशियानों को बचाने के लिए, किसी मीडिया ने इस खबर को कवर नहीं किया। और जब मीडिया ने खबर कवर करना शुरू किया तो कितना नंगापन, कितना घटियापन मीडिया ने दिखाया, वो आप देखिए इस खबर में। ये वीडियो आप देखिए, इसकी हेडलाइन, इसके टैगलाइन क्या क्या लिखा हुआ इसमें आप देखिए। लैंड जिहाद, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं मीडिया की तरफ से। उत्तराखंड में जमीन जिहाद की साजिश के खिलाफ बड़े बुलडोजर एक्शन की तैयारी होते ही जिहादी गैंग धरना प्रदर्शन पर उतर आया है। हल्द्वानी में हजारों लोगों ने डेरा डाल दिया है और रात दिन धरना प्रदर्शन चल रहा है। मकसद देखिए कि जमीन जिहाद की साजिश के खिलाफ धामी सरकार के बुलडोजर एक्शन को किसी तरह रोका जा सके। देवभूमि में जमीन जिहाद की साजिश, मस्जिद मजार के नाम सरकारी जमीन की चोरी, हल्द्वानी में एक और शाहीन बाग। सीए के खिलाफ जिस तरह से शाहीन बाग को राष्ट्रवाद विरोधी सिस्टम ने साजिशों का अड्डा बनाया था, कुछ वैसा ही देवभूमि हल्द्वानी में करने की कोशिश हो रही है। सैकड़ों लोग उत्तराखंड के शहर हल्द्वानी में जमा हो रहे हैं। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। धर्म के नाम पर लोगों को धामी सरकार के खिलाफ भड़काया जा रहा है। मौलानाओं की तकरीरें कराई जा रही हैं ताकि प्रदर्शनकारियों को भड़काया जा सके। लगाने वाला कोई नहीं रहा, की सरों पर आंचल रखने वाला कोई नहीं रहा। महिलाओं को भी जमीन जिहादियों ने मैदान में उतार दिया है ताकि अब अवैध बस्ती पर बुलडोजर चलाने सरकारी अमला पहुंचे तो उन्हें शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सके। हम मिलकर रहना चाहते हैं, यहाँ पर हम बहन भाई बना के रहना चाहते हैं, हम अखलाक और मोहब्बत से रहना चाहते हैं, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। हम हाथ जोड़ के देते हैं, हमारी विनती है हमारे घर मत तोड़िए, हमें बेसहारा मत करिए, हम बेसहारा है, हमारा कोई सहारा नहीं है, हम इन मासूमों को लेकर कहाँ जाएंगे। हल्द्वानी में उतरा मोमबत्ती गैंग। दिल्ली की तरह हल्द्वानी में भी कानून विरोधी, सरकार के खिलाफ मोमबत्ती का आंदोलन, ये तमाम चीजें मीडिया यूज कर रहा है। क्या इस मीडिया के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे कोई और दूसरे इंक्रोचमेंट नहीं है जो मुसलमानों के अलावा किसी और समुदाय ने किए हैं? तो ये जो चीजें, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में जब अर्जी गई है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट किस तरह का फैसला देगा, क्या होगा, हमें टीका टिप्पणी उच्चतम न्यायालय पर नहीं करनी चाहिए। लेकिन पिछले दिनों जो चीजें आई है, चाहे वो बाबरी मस्जिद पर फैसला आया हो, चाहे वो ज्ञान व्यापी का मामला हो, ये तमाम चीजों को लेकर देश के बड़े वर्ग का कानून में से, न्यायपालिका पर से भरोसा उठता हुआ नजर आ रहा है। और उसके लिए सीधे तौर पर अगर जिम्मेदार है तो न्यायपालिका खुद जिम्मेदार है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सरकारें खुद जिम्मेदार है। क्योंकि अगर आपके देश के नागरिक के अंदर किसी चीज को लेकर आप पर से भरोसा अगर उठ रहा है तो वो भरोसा बनाए रखना जीते हुए जो उम्मीदवार हैं, जो सरकार है, उसकी जिम्मेदारी होती है। तो ये जो चीजें, इसके बारे में हमें सभी को सोचना चाहिए कि आखिरकार देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर किस तरफ ले जाया जा रहा है। ये सबको पता है, पार्लियामेंट नहीं बन रही है, 850 सांसद बनाए जाएंगे, 2024 के बाद में नया परिसीमन होगा, उस परिसीमन से पहले इस तरह की कई घटनाएं होगी जहां पर मुस्लिम बस्तियों को उजाड़ कर फेंक दिया जाएगा, सिर्फ अपने वोट बैंक को बरकरार रखने के लिए, सिर्फ इसलिए कि अगले 40 साल हम किस तरीके से राज करें, इस तरीके से मुस्लिम बस्तियों को वहां से उजाड़ दिया जाएगा। जहां पर जो सीटें ऐसी है जहां पर मुसलमानों का अच्छा खासा प्रभुत्व है, जहां पर मुसलमान जिताने का, हराने का मादा रखते हैं, उन जगहों पर मुस्लिम वोटरों को बिखेर कर रख दिया जाएगा अतिक्रमण के नाम पर। तो इन चीजों पर भी गौर करना चाहिए। और मैं बार बार ये बात कहता हूं कि आप इंतजार न करें कि आपकी दहलीज तक जब मुसीबत आ जाए उसके बाद आप जागें, आप पहले से जागें।
अगर किसी के साथ में गलत हो रहा है तो आप इंसाफ के लिए आवाज उठाएं, क्योंकि मैं बार बार ये बात कहता हूं, संविधान आपको यह अधिकार देता है कि आप किसी के साथ में जुल्म ज्यादती हो रही हो तो उसके लिए आप आवाज उठाएं, संवैधानिक तौर पर आवाज उठाएं। हिंसा करने का तो कोई बोल नहीं रहा है ना, लेकिन संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उस अधिकार के तहत हम कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं, उस अधिकार के तहत हम शांति प्रिय ढंग से हम प्रदर्शन कर सकते हैं। बाकी माहौल किस तरह का है, किस तरीके से लोग इसको ले रहे हैं, देख रहे हैं इस मुद्दे को, ये बड़ी हैरानी की बात है। हम सब देख रहे हैं कि मीडिया में किस तरीके की रिपोर्टिंग की जा रही है, मीडिया किस तरीके की हेडलाइंस दिखा रहा है। ये तो भला हो यूट्यूब का और कुछ सोशल मीडिया का, जिसकी वजह से ये तमाम खबरें बाहर आ जाती है, आप तक पहुंच जाती है, वरना गोदी मीडिया तो ये सब दिखाने से रहा। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं बस अब इंतजार किया जा रहा है कि अडानी अंबानी कब यूट्यूब को खरीद लेंगे, कब आपकी आवाज तो थोड़ी बहुत भी उठ रही है उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो ये जो तमाम चीजें हैं दोस्तों, इस पर हम सभी को गौर करना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि मकान खरीदने से पहले अच्छे किसी लॉयर से कंसल्ट करें, सब चीजों को तमाम जांचें परखें, उसके बाद ही आप मकान कहीं पर लें। और दूसरी, जो जैसा मैंने बताया कि जो इस वक्त जो हुक्मरान बैठा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी गलत बातों को चुन चुन कर निकाल कर लोगों के सामने चौराहे पर लाकर रखेगा और दूसरे समुदाय को खुश करेगा कि देखिए हमने इन्हें डंडा मारा, देखिए ये जमीन पर कब्जा कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ बहुत ज्यादा एक्रोचमेंट ऐसा होता है, लेकिन ये सरकार आपको तमाम चीजें नहीं दिखाएगी। आपको खुद को समझना होगा, संभलना होगा। और मैं बार बार ये बात कहता हूं, ये जो हिंदू मुसलमान की खाई जो बड़े तरीके से बहुत गहरी की जा रही है, ये किसी मुसलमान के लिए नुकसानदेह नहीं है, ये किसी हिंदू के लिए नुकसानदेह नहीं है, ये हमारे देश के लिए नुकसानदेह है। आने वाले वक्त में इसके खतरनाक और असरात सामने नजर आ सकते हैं। सरकारों को भी इस बात को समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस पर जो भी फैसला लेगा, देखना है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। और जिन महाशय ने जो बयान दिया था कि 2022 में हर गरीब को पक्का मकान दिया जाएगा, हर गरीब के घर पर छत लगाई जाएगी, ये तो पूरी छतें उजाड़ रहे हैं आप, गरीबों के मकान तोड़ रहे हैं आप। अब देखते हैं आप कितने मकान देते हैं, क्योंकि कई जगहों पर यह आया कि 60-60 हजार मकान दिए गए सरकार की तरफ से, लेकिन उसमें महज 5 मुसलमान, 7 मुसलमान। तो ये किस तरीके की सरकारें चलाई जा रही है, ये सभी देख रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर आपके जहन में कुछ सुझाव है हमारे लिए तो आप कमेंट बॉक्स में वो सुझाव भी हमें जरूर दें।